वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग आज के इस वीडियो में अब खिलजी वंश के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? ये थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विद्रोह किया था। और वो अपने वफादार मित्र क्या अलाउल मुल्क इनके कहने पर इसने नहीं किया। अलाउल मुल्क के कहने पर इसने नया धर्म शुरू नहीं किया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला स्टेटमेंट है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बन्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ये मृत्यु हुई थी जफर खां की मृत्यु हो गई थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। अगला है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? देखिए, मलिक काफूर को खरीदा गया था 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये सही स्टेटमेंट है। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था? नहीं, कब्जे में नहीं करना चाहता था, बस धन प्राप्ति का उसका अभियान था। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में देवगिरी का शासक कौन था? देखिए, देवगिरी का शासक देव है। तो देव कौन है? रामचंद्र जी देव थे। रामचंद्र, ऐसे याद करने का शॉर्टकट तरीका है कि रामचंद्र देव थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अब देखिए, इसको मैच करना है। कब क्या मैच करना है? ये उस समय का टाइम है जिस समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा था, तो उस जगह के राजा कौन थे? जैसे रणथंभौर के राजा थे हमीर देव। देखिए, रणथंभौर के राजा थे हमीर देव। चित्तौड़ के राजा कौन थे? चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, जहाँ से पद्मावत की कहानी निकली थी। ठीक है। देवगिरी का आपको बताया था रामचंद्र 2, और गुजरात के थे कर्णदेव 1। 3 4 2 1 आपका डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों के काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किसको जीता था, उसके बाद करना था। देखिए, सबसे पहले उसने गुजरात जीता था 1299 में। क्यों? इसी के बाद इसने गुजरात विजय का इसने मलिक काफूर लिया था। तो जो साउथ का जो विजय था वो इसके बाद ही आना है। ठीक है। इसके बाद रणथंभौर है 1301 में। ठीक है। इसके बाद फिर चित्तौड़ है 1303 में। ठीक है। और फिर वारंगल है 1310 में। तो आपका हो जाएगा 2 2 फिर 1 फिर 4 3 2 1 4 3। ठीक है। रणथंभौर 1301, गुजरात 1299, वारंगल 1310 और चित्तौड़ 1303। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण करके अपने सैन्य अभियानों में किसने चित्रित किया था? देखिए, चंद्रगुप्त जी दक्षिण नहीं गए थे। हर्षवर्धन का भी दक्षिण में कोई योगदान नहीं था। राजेंद्र चोल भी नहीं गए थे। आपका आंसर मलिक काफूर हो गया। आप ऑप्शन से काट के इसका आंसर निकाल लिए। मलिक काफूर क्यों हुआ? कि मलिक काफूर का ये दक्षिण विजय था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? यह था अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि सब लोगों को कंट्रोल करे, तो जिनको अभी दान में भूमि मिली थी उन सबको खालिसा भूमि में मिला दिया ताकि अधिक से अधिक इसको लगान प्राप्त हो। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। इन्होंने किया था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने मन से कर दिया था, जबकि जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था वो पैमाने के आधार पर किया था। ठीक है। सुल्तान जिसने भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। ए और बी दोनों था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? देखिए, नपाई का आधा राजस्व किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें तुगलक नहीं थे। तुगलक ने अपने मन से कर दिया था।
उसने निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृष से जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। एकदम सही स्टेटमेंट है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। नहीं, पूरी सल्तनत में लागू भी नहीं हो सकता था ना उस समय, तो पूरी सिर्फ दिल्ली में लागू किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अभी मैंने बताया ये स्टेटमेंट सही है। वो दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नहीं, इसके लिए नहीं, ये चाहता था कि सैनिकों के लिए मदद करने के लिए ये मूल्य नियंत्रण लागू किया था इसने। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। देखिए, बाजार सुधार लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी। ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ये था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद, देखिए 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। ये रावी नदी थी। रावी नदी थी सीमा। भारतीय इतिहास देखिए लिखा है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। 1306 में कबक के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिससे रावी नदी के तट पर अलाउद्दीन के एक विश्वासपात्र गुलाम अधिकारी मलिक काफर सुल्तानी द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। नहीं, ये गलत है। ये हम लोग देखे थे किसके टाइम पे आया था। ये अलाउद्दीन खिलजी में, इल्तुतमिश के काल में आया था, लेकिन आक्रमण जो हुआ था ना वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था, सबसे पहला आक्रमण। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसने शहर पर गहरा डाल दिया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिम भागों मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिम भाग अस्थायी रूप से हार गया था। यह भी गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है। केवल 2 सही है। देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ये इल्तुतमिश कहना सही नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिश में वो आए थे, लेकिन जब वो मंगबरनी चला गया था ना, तो इन्होंने आक्रमण नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था। चित्तौड़ अभियान कब हुआ था। 1303 में। भी हमने देखा 1303 में हुआ था चित्तौड़ अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमाशरीन के नेतृत्व मंगोल अभियान हुआ था, लेकिन कलानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को विफल कर दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा तो एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। फिर अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, देवगिरी के रामचंद्र देव थे, ये तो मैंने आपको बताया, तो ये पहला गलत हो गया। देवगिरी के शंकर देव भी थे। शंकर जी भी तो देव है ना, तो शंकर जी भी थे। रामचंद्र के बेटे थे शंकर देव। वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे। होयसल का वीर वल्लाल था और मदुरा के वीर पांड्या थे। ये सही है। ये भी सही है। गलत कौन था। बी गलत है। ए का तो सही है। रामचंद्र के बेटे शंकर देव थे। ठीक है।
तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ के तत्कालीन शासक प्रताप रुद्र द्वितीय थे। इनकी राजधानी वारंगल थी। प्रताप रुद्र द्वितीय की राजधानी वारंगल थी। काकतीय वंश। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? देखिए, खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी, जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी, इस तरह उसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, तो किसी ने विरोध नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने खुद को किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वो सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा उल इमाम तथा खफीतुल्लाह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किस सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। 1303 में काकतीय शासक प्रताप रुद्र द्वितीय द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया। ध्यातव्य कि इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक फखरुद्दीन और मलिक झज्जू कर रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग तुगलक वंश पे। तुगलक वंश का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक। अगला, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? यह था तुगलक वंश का। कृषि को समुन्नत करने के लिए ये नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर खुदवाई थी और सबसे अधिक नहर खुदवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वंश सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? देखिए, खिलजी वंश था, ज़्यादा टाइम तक नहीं था। सबसे अधिक शासन किया था तुगलक वंश है। देखिए, खिलजी वंश का कब से, देखिए सबसे पहले गुलाम वंश, जिसको 1206 से 1290। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320। लोदी वंश था 1451 से 1526 और आपका तुगलक वंश था 1320 से 1412। सबसे अधिक शासन इन्हीं का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत का कौन सा सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं पे माहिर था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर को ही एक नया विभाग था जिसके सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? यह भी हमने देखा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था ये काम। अगला क्वेश्चन है, दीवाने को ही किससे संबंधित था? ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, किसने दिया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किन्होंने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। हाँ, सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। नहीं, उस समय चांदी के सिक्के, चांदी और सोना कम हो गया था, इसी के लिए उसने टोकन मुद्रा शुरू की थी। तो ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई थी। सही बात है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। हाँ, ये भी सही है। ए सही है और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यह था मोरक्को निवासी। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता ने दिया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर और बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है? वो दफन है नालंदा में। यूसुफ शाह चक।
अगला क्वेश्चन है, होली त्यौहार का सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उसे राजा से? ये मोहम्मद बिन तुगलक पे कहा था। आज किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। बदायूनी ने ये कहा था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा राजा था, सुल्तान था, लेकिन सबसे असफल सुल्तानों में इसकी गिनती होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप एक जगह श्रेष्ठ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर जगह श्रेष्ठ होंगे, है कि नहीं? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? यह था फिरोज शाह तुगलक। अगला है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दौरान सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। इसके लिए इसने दीवाने बंदगान भी शुरू कर दिया था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। सही है, ए सही है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही? अलाउद्दीन ने पहले एक आरिज विभाग जो दीवाने आरिज था, ये बलबन ने स्थापित किया था। बलबन ने स्थापित किया था। बलबन ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी? नहीं, ये बलबन ने नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा? नहीं, ये उसका चचेरा भाई बैठा था, फिरोज शाह तुगलक। अगला स्टेप, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? हाँ, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था, ये था फिरोज शाह तुगलक। देखिए, सबसे पहला नहर बनवाया था, आपको बताया था, गियासुद्दीन तुगलक ने, और लेकिन नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दिल्ली के किस सुल्तान सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक है। हक्के शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? यह था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? यह था फिरोज शाह तुगलक। इसने 1200 नए बागान लगाए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? यह था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? ये था अजीजुद्दीन खान ने 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। राज्य खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? यह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? दारुल शफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सुल्तानत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? यह था नासिरुद्दीन महमूद शाह। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? देखिए, तैमूर का आक्रमण था 1398 में। ठीक है, 1398 के अराउंड इसने भारत में आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ये नहीं थे उस समय, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं थे, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं थे, और बहलोल लोदी भी नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बहलोल लोदी तो 1451 में आए ना, ये भी नहीं थे। इस समय जो था भारत पर तैमूर के आक्रमण के वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध करना तथा उसका विनाश, तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जानने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। अतः उपरोक्त समस्त प्रश्न का विकल्प गलत है, तो आपको बताइए था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के भारत में किस वंश की राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद स्थापित हुआ खिज्र खान यानी सैयद वंश।
अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए, जो रकनुद्दीन थे ये रजिया सुल्तान से पहले बने थे, गुलाम वंश के, 1236 ईस्वी में। मुबारक खान जो थे वो 1316 में 1320 यही लास्ट शासक बने थे। फिर फिरोज शाह तुगलक बने थे 1351 से 1388। 1351 में क्यों बने थे? क्योंकि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक बना था फिर ये बने, फिरोज शाह तुगलक बने। और आलम शाह जो बने थे ये 1445 से 1451 में बने थे। तो आपका स्टेटमेंट हो गया 1, 2, 3 और 4, सी नंबर। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।